जब भी बात चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का यूज करना होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ सही वर्ब नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है। जैसा कि आज के चैप्टर पर जो हम काम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो को अपलोड किया है और आज भी मैं उसी सेशन को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कुछ थ्योरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ये देखिए मैंने क्या लिखा, इज, एम, आर, और मुझे अच्छे से पता है कि आप इन शब्दों के यूज को अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि आई के साथ आप एम का यूज करते हैं, ही, सी, इट, और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाता है, यू, वी, दे, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज करते हैं। इसमें शायद कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब देखिए हमारे सामने वॉज और वर, आप इसके भी यूज के बारे में जानते हैं। आई, ही, सी, इट, और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज करते हैं। दूसरी तरफ यू, वी, दे, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज करते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो है नॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हम इन थ्योरीज को अप्लाई नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि वो कंडीशन कौन सा है, तत्काल इतना जानिए। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, मान लीजिए छोटा सा, मैं छात्र हूं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना पड़ता है तो इजीली हम इसको क्या बना देते हैं, आई एम स्टूडेंट, और कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा सेंटेंस है मैं छात्र था, इसको भी हम नॉर्मली बड़ा इजीली बना देते हैं, आई वॉज अ स्टूडेंट, और इसमें कहीं से कोई गलती या कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देख सकते हैं इन चीजों को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है तो समझिए, यहां पर जो सिचुएशन क्या है, नॉर्मल है, सिचुएशन नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशंस है, तो हम इजी मार के वाज वर के यूज को इस प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बात इमेजिनेशन की हो जाए तो इस थ्योरी का यूज नहीं करते हैं। इमेजिनेशन की बात कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझिए। पहले मैं इस थ्योरी को लिख देता हूं। इन द केस ऑफ इमेजिनेशन वर इज यूज्ड। मैंने यहां पर लिखा कि कल्पना के केस में वर का यूज करते हैं। अब सवाल उठेगा कि पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटेंस से पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल को देखिए, यहां पर मैं छात्र हूं, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, मैं छात्र था नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन एक सेंटेंस होता है यदि मैं छात्र होता, अगर ऐसा सेंटेंस हो जाए तो हम इसको बनाएंगे इफ आई वर अ स्टूडेंट। बात को यहां पर समझिए, यहां पर हम इज, एम, आर, वाज, वेयर में से वेयर को सेलेक्ट करते हैं। यहां पर आपको वर का यूज करना पड़ता है और आपका सेंटेंस हो जाता है इफ आई वर स्टूडेंट। थ्योरी क्या कहता है समझिए, नॉर्मल कंडीशन में इज, एम, आर का यूज, वाज, वेयर का यूज आपको पता है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में कल्पना की बात आती है, इमेजिनेशन की बात आती है, तो हम वर का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई ही क्यों ना हो। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा एग्जाम्पल देखिएगा उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे सेंटेंस है मैं नेता हूं, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, आई एम अ लीडर। नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं। एक सेंटेंस है मैं नेता था, आई वॉज अ लीडर, और इस सेंटेंस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस आ जाए काश मैं नेता होता, अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, काश मैं नेता होता। इस सेंटेंस में आप क्या देख सकते हैं, मैं नेता हूं, मैं नेता था, ये रियलिटी में है, ये रियल सेंटेंस है। लेकिन जैसा ही सेंटेंस हो गया काश मैं नेता होता, ये सेंटेंस इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ना तो मैं नेता हूं ना तो मैं नेता था, एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। अतः यहां पर आपको लिखना पड़ता है आई विश आई वर अ लीडर, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब भी बात सेंटेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी किसी स्टेटमेंट में आपको इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको वेयर वर्ब के साथ जाना पड़ता है।
सेंटेंसेस को देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी आपको अपने सेंस को अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को देख करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए उन शब्दों को देखते हैं। द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट इमेजिनेशन, इसका मतलब हुआ शब्द जो कि कल्पना को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे शब्द इफ, आई विश, वुड दैट, एज इफ, ओ फॉर, ओ दैट, ओ फॉर, ओ दैट, इन शब्दों को आप देख सकते हैं। यू कैन सी दीज वर्ड्स। ये सभी शब्द जो हैं वो क्या करते हैं, इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्रू दीज वर्ड्स वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंसेस आर इमेजिनेशन रिप्रेजेंटिंग। लेकिन जरूरी नहीं कि ये शब्द आपके सामने आए, ये शब्द नहीं भी आएंगे तो सीन्स के आधार पर हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, ही स्पोक एज इफ ही डैश माई बॉस। अब यहां पर ऑप्शन में आपके सामने है इज, एम, आर, वॉज और वेयर। अब सवाल उठेगा कि किसका यूज करेंगे, तो आपको यहां पर वर के सहारे जाना पड़ता है। सवाल उठेगा वर के सहारे क्यों जाना पड़ता है, तो एज इफ क्या है, एज इफ क्या है, तो ये इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो सेंटेंस का पार्ट है इसमें इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो इमेजिनेशन की बात जब हो तब हम किस वर्ड के साथ जाते हैं, किस वर्ब के साथ जाते हैं, तो वर के साथ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। If I does bird, I would fly in the sky। ऑप्शन में आपके सामने है इज, एम, आर, वॉज और वेयर। अब सवाल उठेगा कि अब किस वर्ब के साथ आप जाएंगे, तो वर्ब के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस भी क्लियरली इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ये बात आपको पता लग जाए कि सेंटेंस इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे स्थिति में आप किस वर्ब के साथ जाएंगे, तो वर्ब के साथ जाएंगे। ये क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस में डील करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के साथ में चलता हूँ, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता हूँ। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। इतना ध्यान में रखना है कि नॉर्मल कंडीशंस में हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर का यूज करते हैं, लेकिन बात जब नॉर्मल कंडीशन से हट करके इमेजिनेशन की आती है तो हमें वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखिए और समझेंगे। एक सेंटेंस है आपके सामने, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। आई विश आई डैश अ किंग, फुल स्टॉप, और ऑप्शन है आपके पास वॉज और वर। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस वर्ब के सहारे आपको जाना है। यहां पर आपको वर के सहारे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार। ऑप्शन में वाज और वर। यहां पर भी आपको किसके सहारे जाना पड़ेगा, वर के सहारे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा जानते हैं, क्योंकि बात यहां पर इमेजिनेशन की हो रही है, बात यहां पर कल्पना की हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, डैश सी वर बर्ड, ओके, सी वुड फ्लाई टू मी, ओके। ऑप्शन में यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने वोज और वर है। अब बताइए किस वर्ब के साथ जाना पड़ेगा, तो वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा, वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी बात किसकी हो रही है, इमेजिनेशन की हो रही है। एक सेंटेंस और देखिए, ही कमांडेड मी एज इफ ही डैश माई बॉस। यहां पर वॉज और वर है, तो अब किसके सहारे जाना पड़ेगा, तो आपको वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि बात इमेजिनेशन की हो रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है तो समझिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर की बात आती है तो नॉर्मल सेंटेंसेस में हम नॉर्मल कंडीशन से इज, एम, आर और वॉज, वेयर का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको स्टेटमेंट में ये पता चले कि बात इमेजिनेशन की हो रही है, बात इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने की आ रही है, वैसी स्थिति में आप वर्ब के साथ जाएंगे। सब्जेक्ट हालांकि आई आ रहा है, ही आ रहा है, इट्स नॉट ए बिग मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की थ्योरी को अब
देखते हैं नई थ्योरी की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट थ्योरी एंड द न्यू थ्योरी। ये देखिए मैंने क्या लिखा, मेनी। इस शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत। आप अच्छे से शब्द को जानते हैं। अब इसके साथ होता क्या है कि इस मेनी के साथ आपका सामना नाउन से होगा, और ये तय है ये जो नाउन है वो क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब बात वर्ब की आएगी तो आप इसके साथ वर्ब जो लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। चलिए समझने वाली बात क्या है समझिए। जब भी किसी स्टेटमेंट को आप देखेंगे कि मेनी से शुरू हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में मेनी आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको नाउन मिलेगा। नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये भी तय है। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आप उसको प्लूरल फॉर्म में ले जाइए, और फिर आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। एग्जांपल से समझिए। एक सेंटेंस है, मेनी बॉय इज प्लेइंग। आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं और आप क्लियरली बोल सकते हैं इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। भाई इनकरेक्ट क्यों है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके सामने यहां पर क्या आया? मेनी। और आपको पता है कि मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, इसलिए बॉयज का प्रयोग होगा। अच्छा, अब वर्ब जो है प्लूरल आएगा, इसलिए आर का यूज करेंगे, और फिर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा प्लेइंग, इसलिए पूरा सेंटेंस हो जाएगा मेनी बॉयज आर प्लेइंग। ये जो है इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। मेनी गर्ल्स, ऑप्शन में हैज और हैव है, और फिर आता है कम, और आपको अब सेलेक्ट करना है कि हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई स्टेटमेंट आपको मेनी से स्टार्ट हो, दिखाई दे कि कोई भी स्टेटमेंट मेनी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद नाउन इंपॉर्टेंट है कि आएगा, तो नाउन को देखिए, इस नाउन को प्लूरल होना है। जो अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। अब बात वर्ब की आती है, तो मेनी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हैव यूज करना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा मेनी गर्ल्स हैव कम। क्लियर है? चलिए, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी में चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसी मेनी के साथ अगर ए या एन में से कोई आर्टिकल आ जाए, ठीक है, उसके बाद जो ये नाउन आएगा इसको तो सिंगुलर होना है, और फिर आगे जो वर्ब की हम बात करेंगे वो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये बात समझिए, ये समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट हमारे सामने है इस प्रकार से, मेनी अ बॉयज आर प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को देखिए, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस है। सवाल उठ सकता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है? तो इनकरेक्ट सेंटेंस इसलिए कि यहां पर क्या है? मेनी के बाद क्या है? ए, और इसके यहां पर बॉयज है, जो कि संभव नहीं है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? बॉय, और फिर लगाना पड़ेगा इज, फिर लगाना पड़ेगा प्लेइंग, अतः पूरा सेंटेंस हो जाएगा मेनी ए बॉय इज प्लेइंग, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। मेनी ए बॉय इज प्लेइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इस बात को आप समझिए। कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। मेनी अ गर्ल्स, ऑप्शन में हैज और हैव है, और फिर आता है कम। अब आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि हैज वर्ब या हैव वर्ब में से किसका यूज करें। तो सेंटेंस को देखिए, तत्काल तो ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट करने के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? मेनी ए लिखेंगे, फिर गर्ल या गर्ल्स में से गर्ल का यूज करेंगे, क्योंकि मेनी या एन, जब मेनी के बाद जब एन आ जाए तो नाउन को सिंगुलर होना है, और वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो हैज का प्रयोग करेंगे और तब लिखेंगे कम। तो जब भी आपका सामना मेनी से हो तो ध्यान रखेंगे कि मेनी के बाद नाउन आ रहा है या फिर आर्टिकल आ रहा है। अगर मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो उस नाउन को प्लूरल होना है, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन जब मेनी के केस में नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए तो उस आर्टिकल के बाद, चूंकि आर्टिकल एन है, ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो नाउन यहाँ पर सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। whenever you see a statement which gets started by many, in that case you have to go through these theories। वैसी स्थिति में आपको इन थ्योरीज के माध्यम से जाना पड़ता है। थ्योरीज को समझिए ताकि क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी होगी। सिंपली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा, मोर देन वन प्लस नाउन प्लस वर्ब। इस बात को समझिए, जब भी कोई स्टेटमेंट आपका किससे स्टार्ट हो? मोर देन वन से स्टार्ट हो सकता है स्टेटमेंट, अक्सर आपको मिल जाता है, तो फिर उसके आगे आपका सामने नाउन से होगा, और बस आपको याद क्या रखना है कि ये नाउन सिंगुलर होना है।
फिर बात आएगी, जब भी स्टेटमेंट की बात आएगी तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, अतः ये वर्ब जो है ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी जब भी कोई स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हो, मोर देन वन से, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नाउन, जिसको क्या होना है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल समझिए, मोर देन वन बॉयज आर प्लेइंग। इस सेंटेंस को देखिए, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट है। सवाल उठेगा क्यों इनकरेक्ट है, तो देखिए क्या है, इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। यहां पर क्या है, ये मोर देन वन, ये क्या है, नाउन है, जिसको क्या होना है, सिंगुलर। अतः सेंटेंस क्या होगा जानते हैं आप, मोर देन वन बॉय, और आगे वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, और तब आपको लिखना पड़ेगा प्लेइंग, और ये जाकर के आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, मोर देन वन गर्ल्स, ऑप्शन में हैज और हैव और कम, ये इनकरेक्ट है, ये तो पता है। कहां पर इनकरेक्ट है सो समझिए, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, मोर देन वन से। अच्छा, ये तो तय है कि मोर देन वन से जब स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है तो आगे आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, लेकिन तत्काल आप यहां पर देख सकते हैं गर्ल्स का यूज किया गया, जो कि गलत है। अतः जब हम करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा मोर देन वन, यहां पर हम लिखेंगे गर्ल, और फिर आगे हमारा जो वर्ब होगा सिंगुलर, हैज कम, और ये जो सेंटेंस है हमारा करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और थ्योरी हमारे पास है, थोड़ा सा अंतर है, जरा उस थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी क्या है कि सेंटेंस में आ जाए मोर और इसके बाद आ जाए नाउन, तो ये नाउन जो है वो प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल, और फिर आपका सामना होगा देन वन से, और फिर आपका सामना होगा वर्ब से। अब ऐसी स्थिति में वर्ब भी क्या होना है, प्लूरल होना है, ये समझना है। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मोर बॉय देन वन इज प्लेइंग, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है भाई। सवाल उठेगा कि इनकरेक्ट है तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सिंपल है, वेरी सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे मोर, अब हमको पता है कि मोर के बाद जो नाउन आता है उसको प्लूरल होना, इसलिए हो जाएगा बॉयज, फिर होगा देन, फिर होगा वन, फिर ईजेमार में से आर, और फिर लिखेंगे प्लेइंग। सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोर बॉयज देन वन आर प्लेइंग, ये सही सेंटेंस है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस है मोर गर्ल देन वन, ऑप्शन में हैज और कम, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। सवाल उठेगा कि इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है, तो देख लेते हैं। यहां पर आया मोर, मोर के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल, इसलिए गर्ल्स का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे देन, फिर लिखेंगे वन, और फिर आपको हैव लगा करके कम का यूज करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपका ये स्टेटमेंट जो है सो क्या होता है, करेक्ट होता है। तो इन बातों को आपको हर हाल में समझना पड़ेगा कि सेंटेंसेस किस थ्योरी को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप किसी वर्ब का यूज कर दीजिएगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस के लिए सही सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, और जब आप सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर जाते हैं तो फिर उसके साथ सही वर्ब का यूज करना भी उतना ही आवश्यक है। इन चीज़ों को आप आसानी से समझ रहे होंगे, और अगर आप समझ रहे हैं तो फिर जो आज मैं होमवर्क सेट करने वाला हूं, मुझे आशा उस होमवर्क को भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाते हैं। चलिए कुछ शब्द हम लिखते हैं, इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, फिर इन शब्दों से रिलेटेड चीज़ों पर भी हम अभी काम करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू राइट सम वर्ड्स, सो यू सी द वर्ड्स एंड आई विल टीच यू अ थ्योरी, एंड आई थिंक दैट कि उस थ्योरी के आधार पर अपन एक क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पहले वर्ड्स क्या है सो देख लिया जाए। एक शब्द है एज वेल एज, एक है विथ, फिर है एलोंग विथ, ठीक है, विथ एलोंग विथ, फिर है टुगेदर विथ, ओके, उसके बाद इन एडिशन टू, ओके, उसके बाद है एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, etc। इन शब्दों को देखिए,
सी दीज वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए। अब इन शब्दों के साथ क्या कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे। इन शब्दों का काम है दो सब्जेक्टों को जोड़ना। ये शब्द हमेशा दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए इस बात को हम भी लिखते भी हैं। दीज वर्ड्स कंबाइन टू सब्जेक्ट्स, मतलब ये शब्द आपको जब भी दिखाई दे तो कितने सब्जेक्ट को जोड़ते हुए दिखाई देंगे? दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए दिखाई देंगे। ये एक्चुअली कंजक्शन का काम करते हैं। कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। इसके और भी यूजेस हैं, लेकिन तत्काल हम जिस रिस्पेक्ट में इसका अध्ययन करें उस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है क्या करेंगे? दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन केस में, इन शब्दों के केस में, दीज वर्ड्स कंबाइन टू सब्जेक्ट्स बट द वर्ब of the sentence depends upon the first subject। लेकिन सेंटेंस का वर्ब है जो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। एग्जांपल से समझते हैं। एक सेंटेंस है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश रेडी। ओके, ऑप्शन में है इज और आर। अब सवाल यहां पर उठेगा कि इज का यूज करें कि आर का यूज करें। तो यहां पर क्या है? एज वेल एज कितने सब्जेक्ट को जोड़ रहा है? दो सब्जेक्ट को। एक सब्जेक्ट यहां पर और दूसरा सब्जेक्ट यहां पर है। तो ये सब जो है सो कंजक्शन का काम करते हैं, अतः ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जैसा कि कर रहे हैं यहाँ पर। अब सेंटेंस की वर्ब की बात आएगी तो सेंटेंस का वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही के आधार पर वर्ब लगाएंगे तो किसका यूज करना पड़ेगा? इज का यूज करना पड़ेगा। कोई दूसरा सेंटेंस देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश रेडी, और एक बार फिर से ऑप्शन में आपके सामने इज और आर। अब सवाल उठता है कि इज का यूज करें कि आर का यूज करें। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए अभी भी ही है फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज कंजक्शन के रूप में आ रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। हिज फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो एज वेल एज यहाँ पर दो सब्जेक्टों को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंजक्शन है, जोड़ेगा। सेंटेंस के वर्ब की बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पर। यानी अभी भी हमको क्या लिखना पड़ेगा? इज लिखना पड़ेगा। जैसे कोई दूसरा सेंटेंस दिखते हैं, द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स डैश कम, ऑप्शन में है हैज और हैड। यहां पर कंजक्शन क्या है? विथ। ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, द टीचर और हिज स्टूडेंट्स। तो ये काम ही है इसका, दो सब्जेक्ट को जोड़ना। अब सवाल उठेगा कि वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? तो हमारा थ्योरी क्या कहता है? ये सभी शब्द कंजक्शंस होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। लेकिन बात जब वर्ब की आएगी तो फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही के अनुसार हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस आ जाए, द स्टूडेंट्स क्या आ जाए? विथ द टीचर डैश कम, और यहां पर ऑप्शन में हमारे सामने हैज और हैव आ जाए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हैव वर्ब का प्रयोग लेगा। सवाल उठता है क्यों? तो आप देख सकते हैं विथ जो है कंजक्शन है, कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, जोड़ने का काम कर रहा है और दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। तो इन शब्दों के बारे में मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जिन शब्दों को आप अभी देख रहे हैं ये सभी शब्द कंजक्शंस होते हैं, यानी कि ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब ये सब जोड़ने का काम करेंगे तो किनको जोड़ते हैं? तत्काल में इनके सब्जेक्ट को जोड़ने की बात कर रहा हूं, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए कि इनमें से कोई भी शब्द आ जाए और उसके दोनों तरफ सब्जेक्ट हो, ये दोनों सब्जेक्ट को ऐड करता है, जोड़ता है, कंजक्ट करता है। चूंकि कंजक्शन है तो सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। यानी पहला वाला सब्जेक्ट यानी फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा।